हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फू। प्रीवियस लेक्चर में हमने पूरा चैप्टर जाना था और हमने चैप्टर में पढ़ा था माइक्रोब्स के बारे में, यानी कि सूक्ष्म जीवों के बारे में। तो सूक्ष्म जीवों के बारे में हमने क्या क्या जाना। हमने कहा कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जैसे कि नाम ही बता रहे हैं, सूक्ष्म जीव यानी कि ऐसे जीव जो बहुत सूक्ष्म है और इतने सूक्ष्म है कि उन्हें देखने के लिए हमें किसी उपकरण की सहायता चाहिए। और उस उपकरण का क्या नाम है? माइक्रोस्कोप, यानी कि सूक्ष्मदर्शी। इसका भी जो नाम है वही हमें बता रहा है इसका फंक्शन, कि जिसकी मदद से हम किसी सूक्ष्म जीव को देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। साथ ही हमने जाना था, जो चैप्टर का नाम हमें बता रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, यानी कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये क्या हमारे दोस्त होते हैं या हमारे शत्रु होते हैं या दोनों होते हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या जाना, हमने कहा माइक्रोब्स हमारे शत्रु भी होते हैं, माइक्रोब्स हमारे मित्र भी होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स होंगे जो हमें नए नए प्रोडक्ट बना के, नए नए उत्पाद बना के दे रहे होंगे। उनकी सहायता के बिना हम इन उत्पादों का जो निर्माण है वो नहीं कर सकते हैं। और कुछ ऐसे माइक्रोब भी थे जो कि हमें यहाँ पे नुकसान पहुंचा रहे थे। इसी के बेसिस पे हमने देखा, अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, हमने कहा कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी थे जो हमारी मदद कर रहे थे, जो नए नए प्रोडक्ट बना के हमें दे रहे थे, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी थे जो हमें बीमार कर रहे थे। यही बात फंजाई पे भी हमने देखी कि फंजाई भी कुछ ऐसे हैं कि जो हमारी मदद करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो हमें बीमार करते हैं। तो ये सारी चीज़ों में हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फ्रेंड भी होंगे, हमारे शत्रु भी होंगे। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको अलग अलग जो कैटेगरी है माइक्रोब्स की उसे याद रखना है। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई हार्मफुल माइक्रोब के बारे में हम बात करें, उनके एग्जाम्पल, अगर कोई हेल्पफुल माइक्रोब के बारे में हम बात करें, उनके एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से हमारे लिए हार्मफुल हैं, कौन कौन से हमारे लिए हेल्पफुल हैं। तो इस चैप्टर में आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा जो चैप्टर है वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। आपको इतना समझ आएगा कि आपको कितना याद है, जिसमें हमने कुछ भी जो भी टॉपिक हमने पढ़े थे उस टॉपिक में से कितनी चीजें आपको यहाँ पे याद हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास आएगा वो है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है उपयुक्त शब्द को भर करके। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको कह रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ और डैश। आपसे कहा जा रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसकी सहायता से देखे जाते हैं। तो अभी कुछ देर पहले हमने बात की है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो इतने माइन्यूट होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें देखने के लिए हमें किसी उपकरण की आवश्यकता होती है। तो हमने क्या कहा था? सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए जिस उपकरण की हम सहायता लेते हैं उसे हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी, और उसी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। सबसे पहला जो हमारे पास आंसर आया है वो है माइक्रोस्कोप। इस पॉइंट को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया था। हमने कहा था कि इसकी मदद से हम यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी को देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी की मदद से किसको हम देख रहे हैं? हमने कहा सूक्ष्म जीवों को देख रहे हैं, जिसे हम माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमसे पूछता है ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड इनहांस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब आपको पॉइंट आपको क्या बता रहा है कि ब्लू ग्रीन एल्गी का आपको नाम दिया गया है। ये है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब ये क्या करते हैं? ये फिक्स करते हैं किसी चीज को, और फिक्स करने के बाद ये क्या करते हैं? कहाँ से फिक्स कर रहे हैं? डायरेक्टली फ्रॉम एयर। किसी चीज को ये फिक्स कर रहे हैं, स्थिर कर रहे हैं, कहाँ से? डायरेक्टली हवा से। और उसके बाद क्या हो रहा है? एनहांस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को इन्हांस कर रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए उपजाऊ क्षमता किसे कहते हैं। देखिए, हमने जब बात की थी, हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था। हमने कहा था, वहाँ पे हमने क्रॉप्स के बारे में बात की थी। हमने कहा था जो क्रॉप्स है, जो फसल है, उसको किस प्रकार से उगाते हैं। अगर हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, उत्पादन हमें बढ़ाना है, तो हम वहाँ पे ऐसी कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम वहाँ पे सॉइल में ऐड करेंगे। तो हमने कहा था कि अगर हमें किसी फसल की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे उपयुक्त मात्रा में पोषक तत्वों को वहाँ पे ऐड करेंगे, मिनरल्स को ऐड करेंगे।
तो क्या होगा, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता क्या होगी कि मिट्टी में जो फसल का उत्पादन है वो कितना हो रहा है वही उसकी उपजाऊ क्षमता होगी। यानी कि अगर मिट्टी में जो फसल का उत्पादन है वो अच्छी तरीके से हो रहा है, अच्छा उत्पादन हमें मिल रहा है, इसका मतलब उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो अधिक है। अगर मिट्टी में फसल सही से ग्रो नहीं हो पा रही है, हमें जो हमारा उत्पादन है वो कम वहाँ पे हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम है। अब मिट्टी की उपजाऊ क्षमता का अधिक या कम होना किस बात पे निर्भर करता है कि मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं या जो मिनरल्स हैं, उनकी मात्रा कितनी है। देखिए हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कोई भी प्लांट है उसे जो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में चाहिए होता है। यानी कि उस अमाउंट से कम अगर मिलेगा तो भी पौधे के लिए हार्मफुल है, उस अमाउंट से ज्यादा मिलेगा तो भी पौधे के लिए क्या है, हार्मफुल है। यानी कि एक निश्चित मात्रा होती है कि जो कि पौधे को उसकी आवश्यकता होती है। अगर पौधे को सारे मिनरल, सारे न्यूट्रिएंट निश्चित मात्रा में मिले, जिस मात्रा की उसे आवश्यकता है, इसका मतलब उसकी जो ग्रोथ है वो ज्यादा अच्छे से होगी, और इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता यहाँ पे क्या है, अच्छी है। तो हमने यहाँ पे क्या बात की, हमने कहा कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उपजाऊ क्षमता के बारे में। अगर यहाँ पे क्या हुआ कि कोई प्लांट्स है, यहाँ पे कोई क्रॉप है, कोई फसल है यहाँ पे, और वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, उसकी मात्रा या तो आवश्यकता से कम हो गई है या आवश्यकता से ज़्यादा हो गई है, तो इसका क्या मतलब होगा कि जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर आवश्यकता से कम होगा तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज हम देखने को हमें मिलती है, यानी कि कमी से होने वाला रोग हमें देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे पोषक तत्वों की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो हमें यहाँ पे क्या, टॉक्सिसिटी यहाँ पे हो जाती है। यानी कि आवश्यकता से अधिक अगर वहाँ पे मिनरल्स हो गए हैं, न्यूट्रिएंट्स हो गए हैं, तो वो क्या करते हैं, विषाक्त हो जाते हैं। यानी कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो फिर भी नहीं हो पाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि हर एक चीज की क्या होती है, एक विशिष्ट मात्रा की आवश्यकता होती है पेड़ पौधों को, और वही जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो पौधे को दिया जाना चाहिए, तभी क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होती है। यानी कि प्लांट की जो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो क्या होगा कि अगर उसमें उपयुक्त मात्रा में सारे मिनरल्स वहाँ पे मौजूद हैं, सारे पोषक तत्व तो मौजूद है, इसका मतलब जो मिट्टी है वो उपजाऊ है। अब देखिए, ये बात हमें पता है कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता किस पे है, पोषक तत्वों पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे जो ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में आपको बताया गया, इसका मतलब ये कुछ ऐसी चीज वहाँ पे ऐड कर रहे होंगे, वो क्या होगा, या तो मिनरल्स होगा या तो क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे। यानी कि वो कुछ ऐसी चीज को मिट्टी में ऐड कर रहे हैं जिससे कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ रही है। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, और हमने क्या कहा था कि नाइट्रोजन क्या होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, लेकिन उस नाइट्रोजन का डायरेक्ट यूज नहीं हो पाता है। अब उस नाइट्रोजन का डायरेक्ट यूज करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसे बैक्टीरिया यहाँ पे होंगे जो कि नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन को किन्हीं दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हमने कहा, जब नाइट्रोजन नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाती है तो इस नाइट्रेट और नाइट्राइट को ही जो प्लांट्स है वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं। देखिए क्या हो रहा है, हमने कहा कि यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन क्या है, गैस है यहाँ पे। अब इस नाइट्रोजन गैस को NO2 और NO3 की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी कि नाइट्रोजन को NO2 NO3 में हमें परिवर्तित करना पड़ता है, और तब जाके ये किसके द्वारा उपयोग में लाई जाती है, प्लांट्स के द्वारा। अब जब प्लांट्स ने क्या किया, नाइट्रेट और नाइट्राइट को कंज्यूम किया तो इसने क्या बनाया, इसने यहाँ पे बनाया प्रोटीन। ठीक है, पहले क्या होगा, अमाइनो एसिड बनेगा, अमाइनो एसिड से ही क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो जहाँ पे जो हम प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं वो कहाँ बन रही है, हमने कहा प्लांट्स में बन रही है। प्लांट्स में किसकी मदद से बन रही है, हमने कहा नाइट्राइट और नाइट्रेट की मदद से बन रही है। अब नाइट्राइट और नाइट्रेट कहाँ से आते हैं, हमने कहा ये आते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कौन कन्वर्ट कर रहा है, हमने कहा ब्लू ग्रीन एल्गी एक हो गई है यहाँ पे इनमें से। और भी जो बैक्टीरिया होते हैं, और भी बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन नाम यहाँ पे किसका दिया गया है, ब्लू ग्रीन एल्गी का दिया गया है। क्या आंसर होगा हमारा यहाँ पे,
हमारा आंसर होगा नाइट्रोजन। तो पूरे सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे तो हमने क्या जाना, हमने कहा ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर एंड इनहांस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी डायरेक्टली जो एयर है, एयर से नाइट्रोजन को लेकर के फिक्स कर रहे हैं, जिससे कि जो सॉइल है, सॉइल की फर्टिलिटी इनहांस हो रही है। कैसे इनहांस हो रही है, हमने क्या बात की, देखिए ये जो प्रोसेस चल रही है कहाँ पे चल रही है, सॉइल में चल रही है, यानी कि नाइट्रोजन नाइट्रेट और नाइट्राइट में जब कन्वर्ट हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तो ये जो प्रक्रिया है ये चल रही है मिट्टी में, यानी कि मिट्टी में क्या हो गया है, यहाँ पे नाइट्रेट और नाइट्राइट ऐड हो गए हैं। अब जब ये ऐड हो गए हैं तो इसका मतलब जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है वो अच्छी होगी, क्योंकि प्लांट को यहाँ पे नाइट्रोजन की आवश्यकता है, प्लांट को नाइट्रोजन की आवश्यकता है। तो जिस मिट्टी में नाइट्रोजन उन्हें मिलेगा, किस फॉर्म में, इन फॉर्म की बात हो रही है, हम इन फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि जिस मिट्टी में नाइट्रोजन सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होगी, यानी कि पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन है, वहां पे जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या कर रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हांस कर रहे हैं, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, दूसरा कैसे बढ़ा रहे हैं, हमने कहा कि नाइट्रोजन को फिक्स करके, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ये क्या करेंगे, भाग लेंगे, जिससे कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल की जो उपजाऊ क्षमता है वो क्या होगी, इन्हांस होगी। चलिए, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। हमें पूछा जा रहा है कि अल्कोहल का जो प्रोडक्शन होता है, अल्कोहल का जो निर्माण होता है वो किसकी मदद से होता है। तो हमने पढ़ा था एक प्रोसेस, हमने पढ़ी थी फर्मेंटेशन, जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे हमने फर्मेंटेशन की एक प्रोसेस पढ़ी थी। उसमें क्या आ रहा है, हमने बात की थी एक फंजाई के बारे में, एक कवक के बारे में हमने बात की थी, और हमने कहा था ये कवक क्या करती है, जो शुगर है उसे ब्रेक कर करके क्या होता है, यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, प्लस CO2 का भी यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो उस फंजाई का नाम हमने क्या कहा था, हमने कहा था ईस्ट। क्या है, ईस्ट फंजाई है एक। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं तो किस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं फंजाई की। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब आपको एक और काम करना है, कौन सी ईस्ट का यहाँ पे यूज हो रहा है ये आपको ध्यान में रखना है। इस ईस्ट का नाम आप घर से करके लेके आएंगे, ये है आपके लिए होमवर्क कि आपको क्या करना है, इस ईस्ट का नाम पता करना है कि किस ईस्ट के द्वारा यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए, हाँ ईस्ट फंजाई है ये हमें पता है, लेकिन ईस्ट किसी एक फंजाई का नाम नहीं है, एक पूरे ग्रुप का नाम ईस्ट है। अब ईस्ट के अंदर अलग अलग प्रकार की फंजाई आती हैं, अलग अलग उनका नाम भी होता है। ईस्ट क्या है, एक ग्रुप का नाम यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, ये बात क्लियर है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसमें आपसे पूछा गया है क्लोरेला इज कॉज्ड बाय। अब आपसे कहा गया है कि क्लोरेला किसके द्वारा कॉज्ड होता है, किसके द्वारा उत्पन्न होता है। आंसर हमारे पास क्या है, एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, उसका नाम है विब्रियो कोलेरा। हमने क्या बात की, हमने कहा कि जो कोलेरा होता है, क्लोरेला होता है, हमने कहा जो कोलेरा होता है वो किसके द्वारा कॉज होता है, विब्रियो कोलेरा के द्वारा कॉज होता है। यहाँ पे एक बैक्टीरिया है जो कि क्या कर रहा है, यहाँ पे डिजीज को कॉज कर रहा है, यानी कि हमें नुकसान दे रहा है। तो हार्मफुल बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मिल गया है, ये हार्मफुल बैक्टीरिया है। आगे जाके हम देखेंगे कि हेल्पफुल बैक्टीरिया भी होते हैं। तो इसीलिए ये आपके चैप्टर में बताया गया है कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो दोनों ही प्रकार के होते हैं, हार्मफुल भी होंगे और यहाँ पे कैसे होंगे, हेल्पफुल भी होंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमें क्या करना है, करेक्ट आंसर पे टिक करना है, यानी कि MCQ आपके पास है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिन्हें हम कहते हैं। आपके पास एक स्टेटमेंट दी गई है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको सही ऑप्शन को यहाँ पे क्या करना है, टिक करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें कहता है ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि खमीर का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। तो इस सेम क्वेश्चन को हमने कुछ देर पहले यहाँ पे सॉल्व किया था। आपके पास ऑप्शन क्या है, सबसे पहले कह रहा है शुगर, यानी कि ईस्ट का जो यूज होता है वो शुगर के प्रोडक्शन के लिए होता है, अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए होता है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए होता है या फिर ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए होता है। तो आपका जो आंसर क्या होगा, यहाँ पे क्या बात की थी, हमने कहा था ईस्ट का जो यूज हो रहा है जो कि एक फंजाई है, उसका यूज हम अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं, यानी कि सही जो आंसर हमारा होगा वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट आई है वो है द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एंटीबायोटिक क्या होती है। एंटीबायोटिक कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या करती हैं, रोकती हैं। ठीक है, जब हमने पढ़ा था हमने देखा था कि जो एंटीबायोटिक होती हैं तो ज़्यादातर एंटीबायोटिक का जो फॉर्मेशन है वो फंजाई से होता है, कवक से होता है। ये बात क्लियर है। अब देखिए आपको यहाँ पे जो फंजाई है उसकी क्या क्या उपयोग है उनमें से आपको मिल गया है कि जो फंजाई है उनका जो यूज होता है वो एंटीबायोटिक के फॉर्मेशन में होता है। कुछ ऐसे एंटीबायोटिक भी होती हैं जिनका जो निर्माण है वो अदर माइक्रोब से होता है, लेकिन आप याद रखेंगे ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनका फॉर्मेशन फंजाई से होता है। इसके साथ ही आपके पास एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले एंटीबायोटिक है, तो आपने क्या ध्यान रखना है, पेनिसिलियम। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि इनमें से जो एंटीबायोटिक है वो कौन सी है। सबसे पहले आपको बताया गया सोडियम बाइकार्बोनेट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, अल्कोहल है और ईस्ट है। अब देखिए आपको क्या करना होता है, या तो आपको सीधे आंसर पता है या फिर आप क्या करेंगे, या तो आपको गलत आंसर पता है। तो सबसे पहले आप गलत आंसर को हटा लीजिए, जैसे कि हमने कहा ईस्ट तो क्या है, एक फंजाई है, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि ईस्ट से किसी प्रकार के एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद हमने कहा अल्कोहल क्या है, यहाँ पे अल्कोहल भी किसी प्रकार के एंटीबायोटिक नहीं है। अब हमने क्या बात की थी, हमने जब स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या कहा था, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, यानी कि जो सेकंड हमारा आंसर है वो एकदम करेक्ट है। तो इस प्रकार से आपने क्या जाना, एक तो आपको अपना आंसर मिला है यहाँ पे, दूसरा आपको एक एंटीबायोटिक का नाम मिल गया है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रकार की क्या होती है, एंटीबायोटिक होती है। क्या काम होता है एंटीबायोटिक का, ये क्या करती हैं, जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकती है। तो दोनों ही क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद कुछ और स्टेटमेंट हमारे पास आती हैं जिसमें हमसे कहा गया है कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज, यानी कि क्या आपसे पूछा गया है, मलेरिया पैदा करने वाले प्रोटोजोआ का वाहक है। आपको वाहक पूछा गया है, कैरियर पूछा गया है। क्या क्या यहाँ पे हमारे पास आते हैं, सबसे पहला फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो आ गया है, कॉकरोच आ गया है, हाउस फ्लाई आ गया है, बटरफ्लाई आ गया है, यानी कि मादा एनोफिलिस मच्छर है, कॉकरोच है, घरेलू मक्खी है और तितली है। तो आपने क्या देखा, जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर है। क्या बात की थी, हमने कहा था जो मलेरिया कॉज होता है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, ये बात हमें पता है, लेकिन उसका वाहक कौन है, यहाँ पे एक मॉस्किटो के द्वारा ये क्या होता है, फैलता है। अब उस मॉस्किटो का क्या नाम है, तो मॉस्किटो क्या होगा, यहाँ पे फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है जिसके द्वारा जो मलेरिया है वो फैलता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है इसमें से पूछा गया द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ अ कम्युनिकेबल डिजीज। अब सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं वो कैसे फैलती हैं, तो कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती हैं, वो डिजीज जो कि किसी के संपर्क में आने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। जैसे कि अगर हम इसका छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कॉमन कोल्ड है। जब किसी को कोल्ड हो रहा होता है तो आप क्या कहते हैं, जब आप उसके सामने रहते हैं तो वो कोल्ड आपको भी हो जाता है, यानी ट्रांसमिट हो रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। अब ये कम्युनिकेबल जो डिजीज हैं ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलती हैं, इसका क्या तरीका होता है, तो देखिए ऐसा, जैसे कि हमने कहा अभी हम कॉमन कोल्ड का एग्जांपल ले रहे हैं, तो एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, जो कोल्ड है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो जा रहा है। कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हवा के द्वारा कुछ ऐसी चीज है जो उस इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में ट्रांसमिट हो रहा है, यानी कि एक जो हेल्दी पर्सन था और एक वो व्यक्ति है जिसे कोल्ड हो रहा है, उन दोनों के बीच में किसी चीज का आदान प्रदान तो हुआ है।
तो यहाँ पे क्या होता है, हवा के द्वारा कौन सी चीजें ट्रेवल कर पाती हैं, हमने कहा माइक्रोब्स, यानी कि जो भी कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, जो भी ट्रांसमिट होने वाली जो डिजीज होती हैं, वो माइक्रोब्स के द्वारा ही एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में फैलती हैं। तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो कैरियर होता है, देखिए एक तो माइक्रोब्स होता है, लेकिन यहाँ पे आपको बताया गया कि जो कैरियर होता है यहाँ पे, वो आपको बताना है कौन कैरियर हो सकता है। पहला है आंट यानी कि चींटी, सेकेंड है हाउस फ्लाई यानी कि घरेलू मक्खी, तीसरा है ड्रैगन फ्लाई और लास्ट है स्पाइडर। तो यहाँ पे जो सबसे सही हमारा आंसर होगा वो है सेकेंड आंसर, यानी कि हाउस फ्लाई। आपने देखा होगा जो घरेलू मक्खी होती है वो कहीं किसी दूसरी चीजों पर भी बैठ जाती है, उसके बाद हमारे भोजन पर भी बैठ जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो बीमारियां हैं वो एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में, या फिर क्या होगा, जो माइक्रोब्स होते हैं, जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान में इजिली ट्रांसमिट हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं वो माइक्रोब्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह फैलती हैं। और अगर यहाँ पे ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऑप्शन में सबसे जो अच्छा आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। तो दोनों ही क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आते हैं उसमें हमसे पूछा गया है द ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ, यानी कि ब्रेड या इडली का आटा किसके कारण फूलता है, ये आपको बताना है। तो देखिए आपके पास सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि हीट के द्वारा यहाँ पे फूलते हैं, दूसरा कह रहा है ग्राइंडिंग यानी कि पीसने के द्वारा होता है, तीसरा कह रहा है ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल के द्वारा, लास्ट है यहाँ पे सानना। तो किसके द्वारा यहाँ पे क्या होता है, जो ब्रेड है उसका जो डो है, उसका जो आटा आप कह सकते हैं वो फूलता है, उसका क्या रीजन होता है। तो हमने कहा था कि यहाँ पे क्या होगा, जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो रही होगी। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है वो यहाँ पे सही आंसर है। तो क्या और क्यों ऐसा हो रहा है कि ईस्ट सेल की जब ग्रोथ हो रही है तो जो ब्रेड डो है वो भी फूल रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ईस्ट क्या करेगा, यहाँ पे जो शुगर होगा, ईस्ट ने क्या किया, ईस्ट की अगर सेल बढ़ेगी, ईस्ट की कोशिकाओं में यहाँ पे वृद्धि होगी, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, एक तो CO2 और एक अल्कोहल का यहाँ पे क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने कहा ईस्ट की जो सेल है उसमें वृद्धि हुई, तो ये क्या करेगा, शुगर को ब्रेक डाउन करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो क्या होगा, गैस जो डो है उसके अंदर अपनी जगह बनाएगी। जगह बनाने का मतलब है कि क्या होगा, जो डो है वो फूल जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है इसके अलावा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, यानी कि हमारे पास चार ऑप्शन ऑलरेडी हैं, एक और ऑप्शन होता कि कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो ब्रेड डो है वो फूलता है, तो हमारा सही आंसर क्या होता, हम लास्ट वाले ऑप्शन पे टिक करते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा डो फूल रहा है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड, क्योंकि ईस्ट की कोशिकाओं में वृद्धि होगी, इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा CO2 का प्रोडक्शन होगा, इसका मतलब जो डो है वो फूल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, यानी कि शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपसे पूछा गया है, ये जो हम कह रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ईस्ट है वो शुगर को ब्रेक डाउन कर रहा है, यहाँ पे क्या होगी, शुगर होगी। ठीक है, अब ईस्ट के द्वारा शुगर के ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन सबसे पहले देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन कह रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का कोई फिक्सेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने कहाँ देखा था, सॉइल में देखा था। सेकंड कह रहा है यहाँ पे मोल्डिंग, तीसरा कह रहा है फर्मेंटेशन, और लास्ट कह रहा है इन्फेक्शन। तो आपने एक प्रोसेस पढ़ी थी फर्मेंटेशन की, और क्या हमने बात की थी फर्मेंटेशन में, हमने कहा था कि ईस्ट क्या करती है, शुगर का ब्रेक डाउन करती है, अल्कोहल और CO2 का प्रोडक्शन होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, फर्मेंटेशन की प्रोसेस कह रहे हैं। दोनों पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो आपके पास मिलान करने के लिए, आपके पास दो कॉलम दिए गए हैं, आपको सही मिलान करना है। सबसे पहले देख लेते हैं कॉलम ए में हमारे पास क्या क्या दिया गया है। पहला है बैक्टीरिया, सेकेंड है राइजोबियम, तीसरा है लैक्टोबैसिलस, नेक्स्ट है ईस्ट, फिर है प्रोटोजोन और लास्ट है वायरस। अब आपको यहाँ पे इससे मिलान करना है जो हमारे पास कॉलम नंबर बी में है। तो कॉलम नंबर बी में हमारे पास क्या क्या दे रखा है, फिक्सिंग नाइट्रोजन, setting of curd, baking of bread, causing malaria, causing cholera, causing AIDS, producing antibodies। अब आपको दोनों को क्या करना है, मैच करना है। किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे आपको कुछ प्रोसेस के नाम दिए गए हैं, कुछ प्रोडक्ट के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे आपको कुछ माइक्रोब्स के नाम दिए गए हैं, वो आपको क्या करना है, मैच करना है। जैसे कि अगर आप देखेंगे बैक्टीरिया को आपने देखा, क्या यहाँ पे बैक्टीरिया कर रहा होगा, तो बैक्टीरिया भी यहाँ पे आ रहा है, लैक्टोबैसिलस भी यहाँ पे आ रहा है, दोनों क्या हैं, बैक्टीरिया हैं। तो आपको सही आंसर यहाँ पे मैच करना है। तो आपको क्या करना है, पहले लैक्टोबैसिलस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, जो लैक्टोबैसिलस है वो क्या करेगा, दही के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमें पता है कि सेकंड को हम मैच करेंगे किससे, बी से हम मैच करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ईस्ट का नाम दिखाई दे रहा है, तो ईस्ट का जो फंक्शन है वो यहाँ पे क्या है, आप पढ़ेंगे फिर से कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में नहीं है, सेटिंग ऑफ कर्ड हमने मैच कर लिया है, बेकिंग ऑफ ब्रेड हो गया है, कॉजिंग मलेरिया हो गया, कॉजिंग कोलेरा हो गया, कॉजिंग एड्स और प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक। तो ईस्ट को हम किससे यहाँ पे मैच करेंगे, हम मैच करेंगे यहाँ पे सी से, क्योंकि ये ब्रेड के फॉर्मेशन में क्या कर रहा है, हिस्सा ले रहा है। तो इसी प्रकार से हमने जब मैच किया तो हमारे पास आंसर आया। ठीक है, हमने क्या बात की, हमने कहा बैक्टीरिया क्या कर रहा है, कोलेरा को कॉज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की जो राइजोबियम है वो क्या कर रहा है, नाइट्रोजन को फिक्स करेगा यहाँ पे। तीसरा हमने कहा लैक्टोबैसिलस क्या करेगा, सेटिंग ऑफ कर्ड, यानी कि दही के निर्माण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हमने बात की ईस्ट की, ये क्या करेगा, बेकिंग ऑफ ब्रेड, यानी कि ब्रेड के फॉर्मेशन में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट हमने बात की प्रोटोजोन्स, क्या करते हैं, मलेरिया को कॉज कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए, मलेरिया को कॉज कौन कर रहा है, प्रोटोजोन्स करते हैं, और उन्हें उनका जो वाहक होता है उसको अलग होते हैं, जो कि आपको क्या याद रखने हैं। लास्ट क्या कह रहा है, वायरस है जो कि क्या करता है, एड्स को यहाँ पे कॉज करता है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, सही मिलान करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि किस ग्रुप का कौन सा जो मेंबर है उसका क्या फंक्शन है। अगर वो हमें नुकसान दे रहा है तो उसकी एग्जाम्पल क्या है, क्या नुकसान वो हमें दे रहा है। अगर कोई माइक्रोब हमारी हेल्प कर रहा है तो किस ग्रुप से वो बिलोंग कर रहा है, किस प्रकार से हमारी हेल्प करेगा। किसी प्रोडक्ट का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अपने आंसर्स को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो टेबल है इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए सो क्लास, आज हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस किया है। आप क्या करेंगे, आपकी जो बुक है उसमें और भी क्वेश्चन दिए गए होंगे, आप उन्हें भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।